पर अंदर का माहौल गमगीन था। पूरा आकाश रात की काली चादर से ढका हुआ था। उसके कदम घर के अंदर गए और सीधा उस कमरे के बाहर रुके जिसके पीछे अमृता बेसुध जमीन पर पड़ी थी। मुकुल धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गया और बेसुध पड़ी अमृता के पास बैठ के उसे गौर से देखने लगा। वो अपने आप से बात करते हुए बोला, ऐसा क्या ले आई हो तुम अपने साथ अमृता, जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है? उसने अमृता को ऊपर से नीचे तक देखा। सहसा उसे कुछ पकड़ में आया। अमृता की दाएं पैर की छोटी उंगली में एक बिछिया थी जो इस हादसे से पहले कभी मुकुल ने उसके पैर में नहीं देखी थी। जैसे ही मुकुल ने उसे निकालना चाहा, अमृता जाग गई और उठकर बैठ गई। सुर्ख सफेद आंखों से उसे देखते हुए बोली, क्या सोच रहा था? ये बिछिया निकाल के ले जाकर कहीं फेंक देगा और मुझे पता नहीं चलेगा? उसकी आवाज बहुत ही भारी थी जिसमें मर्द और औरत एक साथ बोल रहे थे और इस आवाज का शोर बाकी घर वालों तक पहुंचा। वो सब अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में आ गए। जब तक घर के बाकी लोग आए तब तक अमृता के अंदर बसी आत्मा ने मुकुल को चौखट के बाहर धकेल दिया था। वह कमरे से बाहर आई और जोर जोर से रुदन करने लगी। उसकी सफेद आंखें पूरी बदन से झलकती नसें, होठों पर लगा खून, उलझे बिखरे बाल और टेढ़ी चाल। कुछ देर में वो अपने शरीर को पूरा पलटकर उल्टा चलने लगी। खौफ का ये दृश्य किसी से देखा न गया। चाची दूर हटकर खड़ी हो गई अपनी बेटी को लेकर। तब तक मुकुल जोर से चिल्लाया, अमृता के दाएं पैर में एक बिछिया है, उसे निकालकर कहीं दूर ले जाना होगा। मनोहर चाचा और उनके बेटे ने अमृता के शरीर पर काबू पाने की कोशिश की पर नाकाम रहे। अंदर बसी आत्मा अपने पूरे बल से उन पर भारी पड़ रही थी। वो मनोहर चाचा की बेटी पर झपटी जिसे देखते ही चाची डर में चिल्लाई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी बेटी जकड़ में आ गई थी। खूंखार नाखूनों से भरा हाथ उसके मुंह की तरफ बढ़ा ही रही थी कि तभी एक तेज वार हुआ किसी भारी चीज से उसके सर को। मनोहर चाचा ने पलट कर देखा तो मुकुल के हाथ में एक छोटी सरिया थी जिससे उसने अमृता पर वार किया था। उसकी आंखों में आंसू थे, सब सन्न खड़े थे। खून अमृता के सर से बहता हुआ मुकुल के पैरों तक पहुंचा। उसने सरिया छोड़ दी और जमीन पर बैठ गया। चाची ने धीरे से वो बिछिया निकाली। ऐसा लगा जैसे सब ठीक हो गया हो, पर तभी अमृता का शरीर हवा में उठा और तैरने लगा। पैर उल्टे हो गए, घुटने पूरे मुड़ गए, खौफ वापस आ गया। मुकुल इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। उसने चाची से बिछिया छीनी और उसे लेकर बाहर की ओर भागा। अमृता हवा में तैरती हुई मुकुल के पीछे लग गई। मुकुल भागता हुआ उसी तालाब के पास पहुंचा। उसने पलटकर देखा तो आसपास कोई नहीं था। उसने अपना हाथ खोला और बिछिया को गौर से देखा। मुकुल ने तय कर लिया था कि वो उस निशानी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाके अमृता को बचा लेगा। पर जब तक वो उसे तालाब में फेंकता तब तक एक जोर की चीख के साथ वो एक भयानक रूप में उसके पीछे से आई और उसे लेकर तालाब में कूद गई। जिस हाथ में वो बिछिया थी उसी हाथ को उसने जोर से जकड़कर दबा लिया और पानी के अंदर ही जंग शुरू हो गई। उसने मुकुल पर लगातार वार किए पर वो किसी तरह से अपनी किस्मत बांधकर डटा रहा। लड़ाई कुछ देर और चली कि तभी किसी फरिश्ते की तरह वो चार भूत जो मुकुल को शाम मिले थे पानी के अंदर से उसकी बहाव में ऊपर की ओर आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने अमृता को जोर से पकड़ लिया, ऐसे कि उनके हाथ अमृता के शरीर के खाल के अंदर प्रवेश होते दिखाई दिए। मानो कोई शक्ति अमृता के शरीर से उस औरत की आत्मा को बाहर खींचने का काम कर रही थी। थोड़ी देर में उसके अंदर बसी आत्मा को बाहर खींच लिया गया। मुकुल ने अमृता के शरीर को थाम लिया, उस बिछिया को अलग कर वो पानी से लेकर उसे बाहर निकला, उनका आभार प्रकट करते हुए। अगली सुबह घर पर हुई, सब ठीक था। अमृता के सर पर पट्टी बंधी हुई थी, सब राहत की सांस ले रहे थे। मुकुल तुरंत जहांगीराबाद छोड़कर रवाना हो गया वापस शहर की ओर। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।